हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। क्या डिस्कस करना है आज हमें? हो गया था, ट्रायल बैलेंस हो गया था अपना। तो आज हम लोग कैश बुक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? और कैश बुक स्टार्ट करते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम लोग कैश बुक की। कैश बुक, कैश बुक के बारे में अगर हम बात करें तो कैश बुक आपकी एक सब्सिडरी बुक्स है। क्या है? सब्सिडियरी बुक। सब्सिडरी बुक्स किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स? प्राइमरी बुक, यस। जहां पर ट्रांजैक्शन प्राइमरी रिकॉर्ड होते हैं, ओरिजिनली रिकॉर्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी बुक्स कहेंगे। बेटा एक बार देखिए, पीछे वाला गेट बंद है, बंद है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी बुक्स कहेंगे। तो कैश बुक एक आपकी सब्सिडरी बुक है। एट द सेम टाइम कैश बुक आपकी लेजर भी है, या जैसे हम कहें प्रिंसिपल बुक भी है। अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक। बट थोड़ा सा हमने ब्रीफिंग करी थी शुरुआत में कि सब्सिडरी बुक्स जहां पर ट्रांजैक्शन को ओरिजिनली हम प्राइमरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपकी क्या है? सब्सिडरी बुक। और प्रिंसिपल बुक जहां से हम क्या कर रहे हैं? सब्सिडरी बुक से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो पोस्टिंग करते हैं, वो प्रिंसिपल बुक कहलाती है। प्रिंसिपल बुक का जो बैलेंस होता है उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है? तो अगर कोई भी बुक जहां पर ट्रांजैक्शन प्राइमरी रिकॉर्ड होगा, तो उसका नेचर हो जाएगा सब्सिडरी बुक का, प्राइमरी बुक का। और किसी भी बुक का बैलेंस के बेसिस पे अगर ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा, तो उसका नेचर हो जाएगा, बोलो बेटा, प्रिंसिपल बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इस वजह से ये प्राइमरी बुक हो जाती है। और क्योंकि इसका बैलेंस डायरेक्ट कहां पर चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। कैश बुक का डायरेक्ट बैलेंस जा सकता है ट्रायल बैलेंस में। इस वजह से, इस नेचर की वजह से हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। तो एकमात्र अकेली बुक है जो प्राइमरी भी है और, बोलो बेटा, सब प्राइमरी और सब्सिडरी तो एक ही चीज होती है, जो प्राइमरी भी है या सब्सिडरी भी है और प्रिंसिपल भी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आपको। बोलो हाँ या ना। कैश बुक की अगर हम बात करें तो किस बात के लिए कैश बुक बनती है? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी? कैश बुक। ठीक है, बात समझ में आती है? अगर हम बात करें कैश बुक के टाइप्स की, तो हमारे पास तीन तरह की मेनली कैश बुक है। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, देन है आपकी टू कॉलम कैश बुक, और थर्ड है आपका थ्री कॉलम कैश बुक। और एक कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? पेटी कैश। थ्री कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है
पेटी कैश बुक का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? पेटी कैश बुक का। अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो ये वहां पर बनेगी जब बिजनेस में केवल कैश ट्रांजैक्शन है, कैश के अलावा कोई और अदर बैंक वगैरह के ट्रांजैक्शन नहीं, तो ओनली कैश कॉलम। तो ऐसी बुक में केवल कैश कॉलम होगा। क्या होगा? कैश कॉलम। मतलब बिजनेस में केवल और केवल किसके ट्रांजैक्शन होंगे? कैश के ट्रांजैक्शन होंगे। अगर हमारे पास हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश के भी ट्रांजैक्शन है और बैंक के भी ट्रांजैक्शन है, कुछ ट्रांजैक्शन हम कैश से करते हैं, कुछ बैंक से भी करते हैं, तो वहां पर जो हमारी कैश बुक बनेगी वो कहलाएगी आपकी टू कॉलम कैश बुक। अब देखिए, टू कॉलम कैश बुक में दो सिचुएशन हो सकती है। एक कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम, और एक सिचुएशन हो सकती है कैश कॉलम और प्लस डिस्काउंट कॉलम। अगर कैश प्लस डिस्काउंट है तो भी टू कॉलम कहा जाएगा, और कैश प्लस बैंक है तो भी टू कॉलम कहा जाएगा। बट अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें कैश का कॉलम भी रखना पड़ रहा है, जिसमें हमें बैंक का भी कॉलम रखना पड़ रहा है, और जिसमें हमें डिस्काउंट का भी कॉलम रखना पड़ रहा है, तो ऐसी कैश बुक को हम क्या कहते हैं? थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री कॉलम कैश बुक। आई होप मेरी बात समझ में आती है आपको। कैश बुक बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप सिंगल कॉलम बनाए, चाहे टू कॉलम बनाए, चाहे थ्री कॉलम बनाए, अंतर इतना है जब केवल कैश के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ना ही कोई डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन है, ना ही कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है, तो हम सिंगल कॉलम से काम चला लेंगे। जब कैश, बैंक या कैश और डिस्काउंट है तो दो कॉलम कैश बुक बना लेंगे। और जब कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों हमारे बिजनेस में है तो फिर हम क्या करेंगे? थ्री कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट अभी हम साइड में हटा के रखते हैं, बाद में कवर करेंगे। इज दिस ओके? तो इतनी बात आप नोट करिए, फिर अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब मैं पेटी कैश बुक पे आऊंगा तो मैं उसकी चर्चा बिल्कुल करूंगा। अभी हमारा फोकस किस पे है? सिंगल कॉलम, टू कॉलम और थ्री कॉलम। पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं, बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, और अगर थोड़ी सी हम बात करें पेटी कैश बुक की, तो पेटी कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक ओनली। ये प्राइमरी बुक है, ये प्रिंसिपल बुक नहीं है, क्योंकि इसका बैलेंस डायरेक्ट लेजर में नहीं जाएगा। इसका बैलेंस कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। कहां जाएगा? कैश बुक में। बट फिर भी अभी इसकी चर्चा हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है? हो गई बात यहां पर? चलिए, अब हम बात करेंगे फॉर्मेट कैसे बनना है। देखिए, कुछ ये बातें, बेसिक बातें हैं कैश बुक के बारे में, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। समझ में आ गई? सब्सिडरी बुक क्यों है कैश बुक? बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू द कैश बुक। इस वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है? सब्सिडरी बुक का। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू इन कैश बुक, हेंस इट इज अ प्राइमरी बुक और सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि इसका जो बैलेंस है, दैट द बैलेंस ऑफ कैश बुक कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। देखिए, बाकी किसी भी प्राइमरी बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट नहीं जाता। प्राइमरी बुक में आपने एंट्री करी है, उसका जो पोस्टिंग होगी वो लेजर बुक में जाएगी, प्रिंसिपल बुक में, देन फिर बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में। बट कैश बुक एकमात्र अकेली ऐसी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं प्राइमरी, तो इसका नेचर हो जाता है प्राइमरी बुक। और क्योंकि इसका बैलेंस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के रूप में, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट के रूप में, डिस्काउंट का बैलेंस डिस्काउंट के रूप में, तो ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। इसका ये नेचर इसे क्या बना देता है? प्रिंसिपल बुक बना देता है। क्या बना देता है? प्रिंसिपल। तो अगर कहा जाए कैश बुक क्या है, तो कैश बुक प्राइमरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। तो 10 कैश बुक इज बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। टाइप ऑफ कैश बुक ये मैंने चारों आपके साथ में डिस्कस करनी है। डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट अभी हम इनकी बातें करेंगे। पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक इनकी बातें अभी हम करेंगे कि कैश बुक से जो बैलेंस होंगे वो कहां पर पोस्ट होंगे। ठीक है? बात समझ में आती है? अगर हम कैश बुक की बात करें तो ये हम फॉर्मेट की बात कर ले रहे हैं।
हम एक एक करके नहीं डिस्कस करेंगे, पहले कैश कॉलम, फिर बैंक कॉलम, फिर डिस्काउंट कॉलम, एक हमने फॉर्मेट ले लिया। कहानी क्या कहती है कि आप इस फॉर्मेट को इस तरीके से यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी डेबिट, और राइट हैंड साइड हो गई आपकी क्रेडिट। कैश बुक का जो फॉर्मेट है बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह है। किसकी तरह है? कैश अकाउंट की तरह। जैसे बाकी अकाउंट्स बनते हैं, डेबिट क्रेडिट दो साइडें होंगी, टी फॉर्म में बन रहे होंगे, वैसा ही फॉर्मेट किसका है? कैश बुक का। तो डेबिट सॉरी डेट आ जाएगी पहले आपकी, और डेट के बाद जहां पर हम पर्टिकुलर लिखते थे बाकी किसी अदर अकाउंट के केस में, यहां पर क्या आएगा? रिसिप्ट। ठीक है। फिर यहां पर आता है लेजर फोलियो नंबर। इसके कुछ बैलेंसेस होंगे जो कहां पर ट्रांसफर होंगे? लेजर में ट्रांसफर होंगे, इस वजह से आ जाएगा लेजर फोलियो नंबर। देन अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो केवल कैश का कॉलम होगा। अगर दो कॉलम कैश बुक है तो कैश या डिस्काउंट होगा, या कैश या बैंक होगा। और अगर थ्री कॉलम है तो तीनों कॉलम होंगे। तो मैंने फॉर्मेट में तीनों कॉलम की बात करी। इज दिस ओके? फिर इसी तरीके से क्रेडिट साइड डेबिट, डेट लिखेंगे, और डेट के बाद पेमेंट्स आएंगे, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। सर ये ऑर्डर में कोई आगे पीछे हो सकते हैं, कैश पहले, डिस्काउंट बाद में, बैंक बाद में, या डिस्काउंट सबसे बाद में, ऑर्डर में आगे पीछे भी आप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अगर हम कैश बुक की बात करें तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा, एसेट अकाउंट है ना, बोलो हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा। कैसा आएगा? डेबिट साइड। लेकिन जो बैंक के कॉलम में, हाँ, डिस्काउंट का ओपनिंग नहीं होगा, डिस्काउंट का ओपनिंग नहीं होगा। बैंक के कॉलम में जो ओपनिंग है वो डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड। ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि बैंक बैलेंस, क्या कहे क्वेश्चन? बैलेंस एट बैंक, या क्वेश्चन कहे बैंक बैलेंस, इसका मतलब है, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से उसका कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, मतलब पैसा बैंक में जमा है, डेबिट बैलेंस होगा तो क्वेश्चन आपसे कहेगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या कहेगा? बैलेंस। और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उधार होगा, लोन होगा, तो फिर वो ओडी कहेगा, ओडी, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेगा। क्या कहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। तो अगर बैंक ओडी दिया गया है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। और अभी जो भी मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं वो एज पर पासबुक बात कर रहा हूं। किसमें बात कर रहा हूं? पासबुक। आपके खाते में, सॉरी मैंने पासबुक लिख दिया, सॉरी, आई एम सॉरी। एज पर कैश बुक बात कर रहा हूं मैं। किस पे बात कर रहा हूं? एज पर कैश बुक। आपके पासबुक में बैंक में क्या बैलेंस है वो अलग मुद्दा है। मैं अभी कह रहा हूं कैश बुक के हिसाब से बैलेंस क्या होगा। तो अगर बैलेंस कहा गया है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस, और अगर ओडी कहा गया है, क्या कहा गया? ओडी, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस। इतनी बात समझ में आ जा रही? कैश के कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। कैश के कॉलम में ओडी की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, और डिस्काउंट के कॉलम में कोई बैलेंस नहीं होगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे रिसिप्ट के, किसी भी तरीके से अगर कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट की एंट्री यहां आ जाएंगी। और अगर कोई कैश का पेमेंट किया है या चेक का पेमेंट किया है तो पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो कैश या चेक रिसिप्ट की एंट्री डेबिट साइड आएंगी और पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड आएंगी। ठीक है, फिर दोनों साइड का बैलेंस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ये निकलेगा, बैलेंसिंग डेबिट बैलेंस होगा, बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी। बट पासबुक में अगेन डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होगा बैंक का तो बैलेंसिंग क्रेडिट साइड हो जाएगी, और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंसिंग डेबिट साइड। इज दिस ओके? ये फॉर्मेट थोड़ा सा समझ में आ रहा है? फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बात और समझ में आपको आ जाएगी। फॉर्मेट समझ में आया? ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आ गया? फॉर्मेट बनना कैसे है ये समझ में आया? बस इतनी सी बात आप बताइए, अगर आपको समझ में आ गई हो तो अपनी कहानी को मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, बाकी कैसे ट्रांजेक्शन होंगे इनकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। बैलेंस कैसे डाले जाएंगे ये समझ में आया है? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के हिसाब से हम अपनी कहानी को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे।
मैंने अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं, बाकी हम मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस करेंगे आपके, और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। इन्होंने खुद ही कह दिया सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका मतलब कंफर्म है कि इनके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होंगे सारे ट्रांजैक्शन कैश से ही होंगे। अगर एक भी ट्रांजैक्शन बैंक का होता ना तो फिर हमें क्या करना पड़ता, डबल कॉलम बनाना पड़ता, या डिस्काउंट का होता तो हमें डबल कॉलम, या तीनों होते तो हमें 3 कॉलम बनाना पड़ता। बट इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के ही है। ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और कैश बुक बनाने के बाद उसको क्लोज करिए और नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस दिखाइए। क्या करिए, ओपनिंग बैलेंस दिखाइए। ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए, तो आप एक काम करिए, फॉर्मेट बनाइए। अब जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आप फिर 3 कॉलम नहीं बनाएंगे, आप केवल किसका कॉलम बनाएंगे, कैश का। तो कैसे कैसे फॉर्मेट बनेगा, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, फिर आपका बैलेंस, फिर डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो और बैलेंस। आप केवल बैलेंस लिखेंगे उसका मतलब है कैश का बैलेंस। तो आइए जरा बनाइए फॉर्मेट, मैं भी साथ में बनाता हूं, तो इंतजार ना करिए किसी का और बनाइए फॉर्मेट। कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो। ठीक है, करें शुरुआत। चलिए देखिए जरा, सीट सबके पास है ना, तो सीट से देखिए क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 अप्रैल को। अब समझिएगा समझिएगा मेरी बात, ओपनिंग में कोई भी बैलेंस नहीं था, 1/4 को 2022 को ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई नहीं था तो हमने डैश कर दिया। ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं था, 1 तारीख को तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए। क्या करिए, कैपिटल। जब हम कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब है आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। बोलो हाँ या ना। अगर एंट्री करते तो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस यहां पर हमें एंट्री नहीं करनी, हमें देखना है कि क्या पैसा बिजनेस में आया। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट है तो किस साइड आ जाएगा, कैश बुक में टू साइड आ जाएगा। तो हमारी डेट सेम है 1 अप्रैल, और हमने यहां लिखा टू कैपिटल। अब कैश बुक में कैश बुक का नाम नहीं आएगा, नाम जो दूसरा अकाउंट है उसका आएगा, टू कैपिटल, कितना, 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर। बताइए कैश आया है या कैश गया है, गया है, तो पेमेंट किया होगा हमने, कैश का क्या किया होगा, पेमेंट। किस डेट को किया हुआ है, अप्रैल 2 को, तो 2/4, और यहां पर हम दिखाएंगे बाय फर्नीचर। भाई हमें ये भी तो पता चल गया जो गया है कैश किस वजह से गया है, तो फर्नीचर कितने का, 3,000। इज दिस ओके। इसके बाद कहानी क्या है, परचेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अगेन 3rd अप्रैल को, बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कितने के, 1,000। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद कहानी क्या है, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर वोहरा।
नगद खरीदे हैं तो वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमने कैश परचेज करी है, तो परचेज कैश करी है 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। तो पेमेंट किया है ना हमने, तो पेमेंट किया है तो बाई साइड आ जाएगा बाई परचेजेस 4500 का, बाई परचेजेस 4500 का। बोल रहे हाँ या ना। इसके बाद, इसके बाद कैश सेल, तो बताइए पैसा आया होगा या चला गया होगा। कितनी तारीख है, 8/4 को, टू सेल्स। मुझे यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है टू कैश सेल, क्योंकि कैश बुक में एंट्री आ रही है, इसका मतलब ही है कि कैश सेल है। क्या है, कैश सेल। तो कितना आ गया ये, बोलो बेटा, 500। इसके बाद पेड टू गुड्स, पेड टू गुड्स का मतलब है, गुड्स का मतलब परचेजेस, गुड्स खरीदे और उनका पेमेंट कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा बाई परचेजेस, क्या आ जाएगा, बाई परचेजेस 10 तारीख को, बाय परचेजेस कितने अमाउंट के, 2000। बोले ठीक है। फिर इसके बाद कहानी क्या है, कैश सेव टू मिस्टर जगमोहन। अब हमें कैश सेव है ना, तो जगमोहन से कोई लेना देना ही नहीं, हमें तो देखना है पैसा आया है, रिसिप्ट है या पेमेंट, तो रिसिप्ट है। डेट क्या है, 11/4, टू सेल्स, हमें जगमोहन से कोई लेना देना नहीं है, 280। पेड इंटरेस्ट टू मिस्टर राम, पे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय इंटरेस्ट हमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है, 100 रुपीज का, 13 अप्रैल को। पेड कार्टिस, कार्टिस का मतलब बोलो बेटा, भाड़ा, 15 अप्रैल को बाय कार्टिस कितना पे किया है, 25। देन कैश सेल, तो 20 अप्रैल को टू सेल्स कितने की है बेटा, 500। पेड सैलरीज, तो बाय सैलरीज कितना अमाउंट है, 5000, 21 को। तो 21 अप्रैल को हमने सैलरी पे करी है 5000। पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नहीं उससे पहले पेड रेंट, तो 28 को, 28/4 बाय रेंट कितने का, 3000 का। और इसके बाद कहानी क्या है, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने, 30th को, 30 अप्रैल को मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किए हैं 3। अब आपको करना क्या है, डेबिट साइड का टोटल करना है, तो 21,280, और क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का कम होगा, तो आपको माइनस कर देना है। हेलो,
बताइए क्या आया। हाँ जी, 2355 ये आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बताओ मुझे ये बताइए, ये जो बैलेंस आया कैश बुक का, डेबिट बैलेंस आया है क्रेडिट बैलेंस आया? सर ये आया तो क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना। नहीं, खाते में डेबिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट कम था। ये बैलेंसिंग करी गई है, दोनों को बराबर करने के लिए बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करी गई है, बट इस खाते का बैलेंस कैसा है? डेबिट बैलेंस। आई होप मेरी बात समझ में आई। यही बैलेंस उठ के अगले महीने में, अगला महीना कौन सा होगा? 1 मई के लिए ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 2355। ये जो बैलेंस था ये यहां ओपनिंग बैलेंस बन गया। ये आपकी एक सिंपल कैश बुक हो गई, सिंगल कॉलम कैश बुक हो गई। कई बार सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। बताएं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो बताइए। ये बेसिक है कैश बुक का। एक कहते हैं ना कि रिसिप्ट क्या है, पेमेंट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। रिसिप्ट साइड में डाल देना, पेमेंट साइड में डाल देना। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बता दिए हमने। अब अगर 3 कॉलम होंगी, 2 कॉलम होंगी, तो उसमें कुछ सिचुएशन बदल जाएंगी, वो ट्रांजेक्शन हम समझ लेंगे, बाकी सब कुछ यही कॉमन रहने वाला है। बच्चा कहता है सर 3 कॉलम टफ हो जाती, कोई टफ नहीं होगी, एक एक ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा 3 कॉलम में, हम वो बात समझ लेंगे। बाकी अगर बैंक का कॉलम होगा, बस हमें उस समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से हो रहे होंगे तो बैंक से करेंगे, रिसिप्ट अगर बैंक में हो रही है तो बैंक में रिसिप्ट दिखाएंगे, पेमेंट अगर बैंक में हो रहे होंगे तो पेमेंट बैंक में दिखाएंगे। इज दिस ओके? तो ये बात, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं और वहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में कैश बुक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भले ही वो 5 नंबर का क्यों ना पूछा जाए, 5-6 नंबर का पूछा जाता है, टाइम लेता है बट पूछा जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि अगर कोई इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे, अगर टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा टाइम सेव करवाएंगे। इज दिस ओके? तो बढ़े आगे, चलिए आइए जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। अब आप देख लो यहां पर कैश का भी बैलेंस दिया गया है, बैंक का भी बैलेंस दिया गया है। क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं था, और अगर डिस्काउंट भी होगा, देखो डिस्काउंट की भी बात करी गई, किसकी बात करी गई? डिस्काउंट। तो फिर आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? 3 कॉलम कैश बुक। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको क्या बनाना पड़ेगा? 3 कॉलम कैश बुक। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। 3 कॉलम कैश बुक के लिए थोड़ा सा जो फॉर्मेट बनाइएगा बड़ा बनाइएगा। कैश बुक डेट रिसेप्ट्स
लेजर फोलियो। यहाँ पर हम कर रहे हैं सबसे पहले डिस्काउंट, फिर हम कर रहे हैं कैश, फिर कर रहे हैं बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इज दिस ओके? अब समझिए इसको बनाने का रूल नंबर 1। इसको 3 कॉलम कैश बुक के लिए, कैश बुक के लिए रूल नंबर 1, receipt of check is treated as cash receipt. Receipt of check is treated as cash receipt. जब भी आपको कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, तो आप मानोगे कैश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कैश। फिर जैसे आप बैंक में कैश जमा करते हो वैसे ही आप क्या करोगे? चेक जमा करोगे। तब ये मानोगे कि आपने चेक उठा के बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। तो जब भी आपको चेक मिलेगा तो उसे हम चेक नहीं मानेंगे, बैंक में नहीं आएगा, वो कहां आएगा? कैश में आएगा। तो रिसिप्ट ऑफ चेक इज ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड, and when deposited into bank, then treated as cash deposit into bank. हाँ, अगर डायरेक्ट किसी ने बैंक में चेक जमा कर दिया तब फिर वो बैंक का ही माना जाएगा, बट अगर चेक हमें दिया तो हम मानेंगे हमें क्या मिल रहा है? कैश। और फिर जब हम जैसे कैश जमा करते हैं बैंक में वैसे ही चेक को बैंक में जमा करने की एंट्री करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक रूल हम लेके चलेंगे। आपने फॉर्मेट बना लिया, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर बताइए कि अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बार पूरा फॉर्मेट बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए। हेलो।
बन गया फॉर्मेट? बोलो हाँ या ना। चलिए एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। क्या क्या दिए गए? बैलेंस दिए गए। देखो कैश में भी बैलेंस कहा गया है, बैंक में भी बैलेंस कहा गया है, मतलब दोनों के बैलेंस कैसे हो गए? डेबिट बैलेंस। तो हम यहां पर डाल रहे हैं, डेट क्या दी गई है? डेट है 1 मई, तो 0105 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा, कैश में बैलेंस है हमारा 100 और बैंक में है 1450। देखिए एक एक बात को समझ लीजिए, उसे डाइजेस्ट कर लीजिए, जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आए उसको थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लीजिए, डाउट है पूछ लीजिए, बस बात खत्म हो जाती। ट्रांजैक्शन तो वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, या तो उनको एक बार में ही सॉर्ट आउट करके खत्म कर दो, हाँ ये इशू का ये ट्रीटमेंट है, बात खत्म, या तो उनमें बार बार फंसे रहिए। ठीक है, आप अगर देखोगे पूरे सिलेबस में तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं आते, 10-20 तरह की चीजें आती हैं, आप उनको एनालाइज करके, वैसे तो वो 3 ही है, बट उन 3 की भी अगर आप वेरिएशन देखोगे ना तो 10-20-25-30 तरह की चीजें आती हैं, वही बार बार परेशान करती रहती, बार बार परेशान करती रहती। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी नहीं लाना चाहते, हम रट लेते, अच्छा इसमें ऐसा होता है, हम उसकी समझ डेवलप नहीं करते। अगर हमें समझ डेवलप हो जाए तो यही कॉन्सेप्ट, अभी हमने कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस यहां पर डाला, हम कभी कैश अकाउंट बना रहे होंगे तो हमारा एसेट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस हम अकॉर्डिंगली डालेंगे। तो आपको अगर समझ डेवलप हो जाए कि इस चीज का ये ट्रीटमेंट हमने क्यों किया हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो अकाउंटिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्या कहा है उसने? कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। बताइए रिसिप्ट है या पेमेंट है? और किसकी रिसिप्ट है, कैश की या बैंक की? बैंक की। कहां से है भाई साहब? कैश रिसिप्ट कह रहे हैं, तो कहां दिखाएंगे बताइए? 1/5 को हम दिखाएंगे टू सेल ऑफ शेयर्स। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 6000। और किस में दिखाएंगे? कैश। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं, शेयर कैपिटल अलग चीज है बेटा। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट क्यों लिखना चाहते हो जब साफ 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 कहा है शेयर्स? हाँ एक बार फिर भी अगर आप इसको कहो कि नेचर क्या है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्या है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बट ये शेयर कैपिटल कैसे? शेयर कैपिटल तो वो होती है जब लोगों ने हमें पैसा दिया है और शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किए। यहां पर कहानी है, मेरे पास किसी के शेयर थे जिसका बिजनेस है। किसका बिजनेस है? अब यह दिया नहीं गया है। अगर मेरा ये बिजनेस है तो मेरे पास किसी कंपनी में शेयर्स थे जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, आज मैंने क्या कर दिए? बेच दिए। इन्वेस्टमेंट बेचे हमने शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट। शेयर हमने इशू नहीं किए, शेयर कंपनी के द्वारा शेयर इशू करना अलग बात होती है। इज दिस ओके? तो अगली बात क्या कह रहे हैं? पेड इनटू बैंक। अब बस एक बात समझ ना बहुत अच्छे से, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक ना समझ में आए 10 बार अभी पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है? एक है हमारी बिजनेस और एक है हमारी बैंक। यहां बन रही है कैश बुक, बोलो हाँ या ना। आप अकाउंटिंग बैंक में नहीं कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कहां कर रहे हो? बिजनेस में। मेक इट वेरी क्लियर, पहली बात ये समझिए। ठीक, अगर आपने यहां बिजनेस से पैसा जमा कर दिया बैंक में, क्या किया? जमा कर दिया, तो क्या कहानी हो गई? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बोलो हाँ या ना। तो बताओ, क्या बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोच के बताइए क्या हुआ? दो एसेट हैं, एक कैश और बैंक, कौन बढ़ गया कौन कम हो गया? ठीक है, और मैंने आपको नियम अमेरिकन अप्रोच से, मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से नियम बताया है कि एसेट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट और एसेट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट। बताओ इसमें कौन बढ़ा है कौन कम हुआ है? बैंक बढ़ा है, तो बताओ डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें? इतनी बात समझ में आ रही है? डेबिट किसको करें देवी जी? बैंक को। क्रेडिट किसको करें? कैश को। तो ये है मेरी बैंक, ये है बैंक और ये है कैश, दोनों है। तो मुझे डेबिट किसको करना है? बैंक को करना है ना। समझ में आ रही है ना बात, किसको डेबिट करना है? तो यहां क्या लिख दिया जाए? टू कैश, और अमाउंट कितना आ जाए बोलो? 5000 का अमाउंट आ जाए। और क्रेडिट किसको कर दें? तो बाई बैंक, और एंट्री किस ओर आ गई? कैश में आ गई ये 5000। और सुनिए मेरी बात गौर से, ये एंट्री कब हुई है?
डेट बताओ, 2 तारीख को एंट्री हुई है, 2 मई को ये एंट्री हुई है, 2 मई को ये एंट्री हुई है। अब मेरी बात गौर से सुनना, बताइए इस एंट्री का डेबिट क्रेडिट दोनों इसी अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहीं पर आपका कैश बुक क्रेडिट हो जा रहा है और सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है और बैंक कॉलम क्या हो जा रहा है? डेबिट हो जा रहा है। यस और नो? तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। और यहां पर हम जो लेजर फोलियो के कॉलम में क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। सर ये लेजर फोलियो के कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखे थे एक्चुअल में। अभी यहां जो एंट्री जैसे सेल ऑफ शेयर की एंट्री हुई है ना, इन्वेस्टमेंट एक प्रकार के, इसकी पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगी। कहां होगी? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिस पेज नंबर पे बना होगा उसका पेज नंबर यहां पर लिखा जाता है। बट अब जो ये कैश डिपॉजिट वाली एंट्री हुई है जैसे कैश की, तो यहां पर ये कैश अकाउंट जिस पेज नंबर पे अगर किसी दूसरे पेज नंबर पे बना होता तो उसका पेज नंबर आता, बट कैश अकाउंट तो बना है इसी पेज पे, बैंक अकाउंट तो बना है इसी पेज पे, दोनों ही अकाउंट इसी पेज पे बने हैं, तो कॉन्ट्रा के लिए कोई दूसरे पेज नंबर का रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं। तो इस वजह से एंट्री क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा कहला रही। क्या कहला रही? कॉन्ट्रा। मतलब यही इसका डेबिट है और यही इसका क्रेडिट है। अब इसकी और कहीं पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। बताएं क्या ये एंट्री समझ में आई? तो बताइए मुझे एक बार फिर से बताइए, अगर कैश बैंक में जमा करेंगे, क्या करेंगे? जमा करेंगे, तो क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लॉजिक क्या है? अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से लॉजिक देखें तो बिजनेस से कैश चला गया ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दो और बैंक को क्या कर दो? डेबिट कर दो। या दूसरे तरफ से देखें तो कैश से कैश गया है ना, तो कैश गया मतलब पेमेंट हो गया। क्या हो गया? पेमेंट। तो कैश के साइड में पेमेंट साइड दिखा दो, और बैंक में पैसा आया है ना, तो बैंक के साइड में, बैंक के कॉलम में रिसिप्ट में दिखा दो। किसमें दिखा दो? रिसिप्ट। अब चाहे जैसे आप समझ लो, जो आपको ठीक लगे वो समझ लो, ये एंट्री में आपको अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता दूं एक बार और। अरे वाह बता रहा हूं बड़ी बंधन का सर, एक बार और दोबारा बताओ। आप बताओ, अब आप बताओ दोबारा, क्या क्या समझ में नहीं आया? नहीं थोड़ा नहीं, क्या समझ में नहीं आया पूरा बताओ, क्या समझ में नहीं आया? देखो हो क्या रहा है पहले बताओ, कर क्या रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो ना बैंक में। अच्छा बताओ, कैश बुक में सोच के देखो, कैश के कॉलम में रिसिप्ट हुआ है, पेमेंट कर रहे हो, कैश का बताओ, कैश का केवल सोचो, रिसिप्ट हुआ है, पेमेंट कर रहे हो, जा रहा है ना? तो जा रहा है तो कहां दिखाओगे? बाई साइड, पेमेंट साइड में दिखाओगे। यही दिखाया, देखो कैश के कॉलम में हमने माना बैंक का कॉलम है ही नहीं। जब हम कैश में देख रहे हैं तो हमने माना बैंक का कॉलम है ही नहीं, तो हमने कहां दिखाया? बाई बैंक। ठीक है, नाम किसका आता है? देखो अगर कैश का कॉलम होगा तो कैश का तो नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा? दूसरे का। तो बैंक का नाम आया और हमने कहां दिखाया? ठीक है। और अच्छा बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोच के बताओ, रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो कहां दिखाओगे? रिसिप्ट साइड दिखाओगे। मानो अब कैश का कॉलम है ही नहीं, तो कहां दिखा दोगे? रिसिप्ट में दिखा दोगे। ठीक है। अब बताइए पोस्टिंग कैसे होगी? पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब एंट्री का एक लेग इधर है, दूसरा लेग किसी दूसरे अकाउंट में है, एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट दूसरे अकाउंट में, जब इसके दोनों पार्ट यहीं हो गए तो पोस्टिंग कहां करोगे देवी जी? मैं कैश अकाउंट बनाई, मैं तो कह रहा हूं कि कैश बुक को अगर इनका कहना कैश अकाउंट, जब कैश बुक बनाते तो कैश अकाउंट अलग से बनता ही नहीं है। कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू, इसका बैलेंस डायरेक्ट कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस। इज दिस ओके? तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई है या नहीं आई? बोलो बच्चों। आगे क्या कह रहा है? पेड राम बाई चेक। बताओ क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है, पेमेंट। और कहां से? कैश से या बैंक से? तो आप देखो ही नहीं कि कैश इसमें है, आप तो केवल किसका कॉलम देखो? बैंक का। कैश है ही नहीं। किस डेट को हुआ है जरा बताइए? और साथ ही साथ में डिस्काउंट अलाउड टू हिम कितना? 50 रुपीज। तो 3 मई को हुआ है। क्या किया? पेमेंट किया है ना? पेड राम बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड है, मैं मिला है। तो 3 मई को 3 मई को बाय राम, क्या लिखेंगे? बाय राम। डिस्काउंट कितना दिया है? 50। पेमेंट कितना किया है? 1200। कहां दिखाएंगे? बैंक में। हम कैश को, हमें दिख ही नहीं रहा है कि कैश का कॉलम है यहां पर,
जब ट्रांजैक्शन कैश के साथ है ही नहीं तो कैश के कॉलम को देखना ही नहीं है। जब ट्रांजैक्शन बैंक के साथ है तो हम किसके कॉलम को देखेंगे? बैंक। तो बात खत्म, कैश हमें दिख ही नहीं रहा। आपको सर कितने कॉलम इसमें? मैं कहूंगा केवल एक। कौन सा? बैंक का, बाकी है ही नहीं। इज दिस ओके? आगे बताओ। पेड वेजेस। अब बताओ, कुछ नहीं कहा गया तो क्या मान गए? कैश। ठीक है, और पेमेंट किया है ना, तो किस साइड दिखाएं? बाई साइड। और क्या दिखा दें? डेट क्या है बेटा? 4 मई को हम दिखा दें बाय, बोलो, वेजेस। कितने के हैं? कितने के हैं बेटा? 250 के। बताएं, दिक्कत समस्या हो तो बताइए। पक्का? आगे बताओ। कह रहा रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ ₹980 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ ₹1000। तो मतलब क्या हुआ, पहले इसका हिंदी में मतलब समझिए, इस सेंटेंस का मीनिंग जानिए। मोहन से मुझे 1000 लेना था। मोहन मेरा डेटर था। क्या था? डेटर। मुझे 1000 लेना था, बट मोहन कहता सर 980 ले लो, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो पैसा मिला कितना? 980। डिस्काउंट अलाउ कितना किया हमने? 20। आई बात समझ में? और पैसा किस रूप में मिला है? चेक में। मुझे चेक मिला है, बट मैंने क्या माना अभी कि चेक को हम चेक मानेंगे नहीं। अगर चेक डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाता है तब हम चेक मानते हैं, बट अगर चेक हमें मिला है ना तो हम मानेंगे चेक मिला ही नहीं। हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे बोलो? कैश मिला है। हम क्या मानेंगे? कैश मिला है। तो क्या एंट्री करेंगे? 5 तारीख को हमें कैश मिला है, तो 0505 टू मोहन। किसने दिया है? मोहन ने। डिस्काउंट हमने मोहन को दिया है 20, और कैश हमें कितने का मिला है? 980। बताइए ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? इज दिस ओके? पक्का? इसके बाद बताइए। हाँ, उसने हमें दिया, या हमने उसको दिया। जब हमें पेमेंट मिल रही है तब उसे हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं। वो डेबिट साइड का डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट अलाउड है। और ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो मैं क्या कहूंगा? डिस्काउंट अलाउड। अगर कहा जाएगा डिस्काउंट अलाउड बाय, क्या नाम है आपका? मैं अगर अपने यहां पर एंट्री कर रहा हूं, लिख रहा हूं डिस्काउंट अलाउड बाय महक, तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो वो डिस्काउंट अलाउ नहीं हुआ, मेरे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। आपके हिसाब से अलाउ है, बट मेरे हिसाब से अकाउंटिंग तो मेरे यहां हो रही है। आप एक जगह अपने को फिक्स करिए। तो अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट रिसीव कहेंगे, जो बाई साइड वाला है वहां पर आएगा। और अगर हमें जब जब हमें पेमेंट मिल रहा है हमारे डेटर से और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउड। बोलो बेटा, पक्का? क्यों भाई, समझ में आ रही थोड़ी बहुत चीजें पीछे मैथ वाले? पक्का कि ऊपर से जा रहा है? ना आए समझ में बता देना, नहीं बैठे रहोगे तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, फर्क तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूछना है कोई चीज नहीं समझ में आए, आपने पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़ी पूछ रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नहीं हमने सर दे दिए तो दे दिए, अगर ऐसी इच्छा है, ऐसा मन है, ऐसा विचार रखते हो तो और दे जाओ, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर आप अपने पैसे की वैल्यू करते हो तो फिर पढ़ो। ठीक है, तुम देने आओगे तो मना थोड़ी करूंगा, मैं कह दूंगा ठीक है दे दो। हाँ, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने फीस ली हुई है और आप यहां आए हो तो यहां से जाओ तो कुछ लेके जाओ। एक दिन अगर आप आए हो किराया लगा के, समय निकाल के, तो कुछ लेके जाओ। और ऑब्वियस सी बात, कुछ लेके जाओ मतलब कुछ सीख के ही जाओ। मैं कोई पंडित जी तो हूं नहीं कि साथ में पंजीरी रखी हो।
अब जैसे आपने देखा होगा कथा भागवत के बाद में पंजीरी पंडित जी देते हैं, प्रसाद लेके जाओ, वो इसी वजह से होता है, उन्हें पता होता है क्योंकि जो हमने ज्ञान की बातें बताई हैं ये तो तुम्हें गई नहीं होगी, इन्हें तो तुम लेके नहीं जाओगे, यहीं छोड़ के जाओगे। तो कम से कम आए हो इतनी दूर तो चन्नमृति लेके जाओ, पंजीरी लेके जाओ। तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे भी पंजीरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आए हो तो कुछ। अब ऐसे पैसे दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, एथिक्स। भगवान भी कहेंगे यार आता था वो बच्चा, आपने उसकी फीस भी ली थी, वो खाली हाथ जाता था, तो अगर कुछ सीख के जा रहे होगे तो ठीक है, नहीं मैं तुम्हारे लिए पंजीरी के पैकेट पैक करवा दूंगा, ध्यान दे देना जाते समय, भैया ये 2 बच्चों को पंजीरी के पैकेट दे दो, यहीं बाहर से दिलवा दिया करूंगा, ठीक है, नहीं कभी 2 केले दे दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं भाई एथिकल व्यक्ति हूं, मैं किसी का वैसे पैसा नहीं लेना चाहता। इज दिस ओके? तो पढ़िए प्लीज, नहीं फिर पंजीरी का इंतजाम करा दूंगा मैं। हाँ आगे देखिए क्या कह रहे हैं, 8 तारीख को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पेड मोहन्स चेक इनटू बैंक। अब मोहन का चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, भाई साहब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, हम तो मानेंगे कि हमने कैश बैंक में जमा कर दिया। क्या जमा कर दिया? कैश। तो अब बताओ, कैश के कॉलम में बाई साइड और बैंक के कॉलम में टू साइड। बोलो बेटा, हम तो मानेंगे चेक नहीं, क्योंकि मोहन का चेक हमने कैश माना है। क्या माना है? कैश। और आप कह रहे हो कि मोहन का चेक जमा कर दिया, मतलब हम मानेंगे कि हमने कैश जमा कर दिया। मोहन का चेक कितने का था? 980 का हमने कैश जमा किया है 8 तारीख को, तो 8/5 को हम दिखाएंगे बाय बैंक। जैसे हमने ऊपर कैश जमा करने की एंट्री करी थी, तो बाय बैंक कितना? 980। और यहीं पर 8 तारीख को दिखाएंगे, 8/5 को हम दिखाएंगे टू कैश, और ये एंट्री कहां जाएगी? बैंक के कॉलम में कितने की? 980 की। और क्योंकि दोनों इसके लेग इसी पे हैं, पार्ट इसी पे हैं, तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा। बताएं, चेक मिला है, हम मानेंगे नहीं चेक मिला है, हम तो मानेंगे क्या मिला है? कैश। फिर जब चेक जमा करने जा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? कि हमने कैश जमा किया है, चेक से हमें कोई लेना देना नहीं। या तो कस्टमर डायरेक्ट चेक जमा करवा दे, तब तो डायरेक्ट बैंक में दिखाएंगे, और अगर हमें चेक मिला है फिर बाद में हमने जमा किया है, तो हम मानेंगे कैश मिला है और बाद में कैश जमा किया है। इज दिस ओके? चेक का कोई नाम नहीं आएगा। बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? बोलो बेटा, पक्का? चलो, मैं हमेशा अपने बच्चों को एक वैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए उनसे कहता हूँ, एक कहानी टाइप की उनसे बताता हूँ कि एक सत्संग जैसे चल होता ना, कि बच्चे आ जाते हैं कई बार, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जीवन के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं कहता हूँ जैसे आप सत्संग में जैसे जाते हो, एक पंडित जी थे सत्संग दे रहे थे, और सत्संग के दौरान पंडित जी पूछते कितने लोगों को स्वर्ग जाना है, कितने लोगों को स्वर्ग जाना है। सब हाथ ऊपर कर देते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं साहब, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। फिर बाद में वो पंडित जी कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। सारे हाथ नीचे। अब इलॉजिकल बात है ना, जाना चाहते हो कहां? स्वर्ग। मरना नहीं चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? वही हमारे साथ होता है, सब सब पास होना चाहते, सब सक्सेसफुल, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है मेहनत और कोई करे, ये पैसे पकड़ो मेहनत और। पंडित जी के बिजनेस में भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। वो कैसे पूजा कर रहा है? अच्छा पंडित जी तुम पैसे दे दो, पूजा कर देना। वो यही तो चाह रहे हैं ना, मर तुम जाओ, स्वर्ग हम चले जाएं। ऐसा होगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा होगा नहीं। आप कितने भी आप हवन करवाते रहो, यज्ञ करवाते रहो, कुछ भी कराते रहो, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाओ। ऐसे ही तुम कितनी भी फीस खर्च करते रहो, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना, तब तक सफलता नहीं। और यही जो मैं कहता हूं, एक पंडित जी भी ऐसे एक दिन ऐसे ही कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि ऐसे उन्होंने पूछा अपने सत्संग में, भैया कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते? तो सब सारी पूरी जितने जनता बैठे हुए थे उन्होंने कह दिया सर हम नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते, हम जाना चाहते। एक व्यक्ति बैठा था, उसने हाथ ऊपर नहीं किया, बोले हम नहीं जाना चाहते। तो उससे पूछा कि पंडित जी ने, भैया उसी से बुला के पूछो भाई तुम क्यों नहीं जाना चाहते, क्या बात है? बोले हम नहीं जाना चाहते साहब, बस हम हमारी बीवी ने कहा था सत्संग में जा रहे हो सीधे घर आना और कहीं ना जाना, तो हम सीधे घर जाना चाहते, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसने नहीं जाना था स्वर्ग, उसने साफ साफ कहा भैया हमसे कहा गया घर आना सीधे और कहीं ना चले जाना।
तो हम क्यों कहते हैं हमें स्वर्ग जाना है? तो इसी तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आप बनना चाह रहे हो सीए, बैठे हो, टाइम दिया, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली कहानी क्या कह रही है? ये पेड मोहन चेक इनटू बैंक हो गया कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं पेड फॉर स्टेशनरी। तो 14 तारीख को स्टेशनरी का हमने 150 रुपए का पेमेंट तो कैश में किया होगा, हम मान के चल रहे हैं। तो 14/5 को बाय स्टेशनरी कितने का? बोलो 150। आगे बताओ। कह रहे हैं बॉट गुड्स, गुड्स खरीद लिए। बॉट गुड्स मतलब परचेजेस, और नगद खरीदी होंगी तो 370 कितने की, नहीं सॉरी कितने की, 600 की। कितने की खरीदी है? 600 की। तो बाय डेट क्या है? 16/5 को बाय परचेजेस कितने की? 600 की। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसके बाद कहानी क्या है? पेड श्याम बाई चेक। अब ध्यान रखना, अगर पेमेंट चेक के द्वारा करेंगे ना तब उसे हम चेक ही मानेंगे, तब हम मानेंगे बैंक से ही पेमेंट हुआ है, तब हम ये नहीं मानेंगे कि कैश से पेमेंट हुआ है, तब हम क्या मानेंगे? बैंक से। ये जो अजम्पशन हमने दिखाई है वो हमें केवल कब माननी है? जब हमें चेक मिलेगा। जब हम चेक पे कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम बैंक से एंट्री करेंगे, और डिस्काउंट कितना मिल गया? 30 रुपए का। तो हम एंट्री करेंगे, डेट क्या है? 19 को। तो 19/5 को बाय श्याम। श्याम को पेमेंट हमने किया है 270 का पेमेंट किया है, अच्छा 370 का कर दिया, 30 रुपीज का डिस्काउंट। अच्छा बैंक में कर दिया, बिल्कुल मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों को कि ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। 370। इज दिस ओके? बोलो बेटा। आगे बताओ। ड्रू फ्रॉम बैंक। ड्रू का मतलब विड्रॉ। ड्रू का मतलब विड्रॉ। बैंक से विड्रॉ कर दिया। सर ड्रॉइंग नहीं हो गई? ड्रॉइंग कब होगी? जब कहा जाए विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो अब यहां पर बैंक से पैसे आपने निकाल लिए। एक सिचुएशन थी बैंक में पैसा जमा किया, अब सिचुएशन क्या होगी? बैंक में निकाल लिए। तो बताओ रिसिप्ट साइड किस कॉलम में आएगा? कैश में, क्योंकि कैश में पैसा आया। और बैंक में किस ओर आएगा? पेमेंट साइड। वेरी गुड। तो आपका आ जाएगा 20 तारीख को, 20/5 को टू बैंक कितना पैसा है? टू बैंक 300। और यही 20/5 को बाई कैश कितना? बैंक के कॉलम में 300, और ये एंट्री क्या हो गई? कॉन्ट्रा। कई बार बच्चा मुझसे पूछता सर कौन कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा होती हैं? तो पैसे के बैंक में जमा करने की एंट्री कॉन्ट्रा है, पैसे या चेक, कैश या चेक के जमा करने की एंट्री कॉन्ट्रा है, और कैश के विड्रॉ करने की एंट्री कॉन्ट्रा होगी, बाकी कोई एंट्री कॉन्ट्रा नहीं। बातें नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बताइए। फिर कह रहे हैं कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये ड्रॉइंग हो गई, क्या हो गई? ड्रॉइंग। तो बताओ पेमेंट हुआ ना, पेमेंट साइड कैश चला गया, तो हम कहां दिखाएं इस एंट्री को? डेट क्या है? डेट क्या है? 22। डेट है 22, तो 22/5 को हम दिखाएं बाय ड्रॉइंग कितने की? 200। कैश के कॉलम में कैश से ड्रॉइंग हुई है। बताइए। फिर क्या कह रहा है? 24 को सेल, कुछ नहीं कहा गया तो हम कैश सेल मानेंगे। 24/5 टू सेल्स कितने की? 170। बोलो बच्चों 170। देन रिसीव फ्रॉम शर्मा अलाउड हिम डिस्काउंट। तो कैश मिला है शर्मा जी से 1800 रुपए का, और कितनी तारीख को है? 26 तारीख को। तो 26/5 बाय शर्मा, और कितना? अच्छा मिला है, सॉरी 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 मिला है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी।
तो 26/5 को टू शर्मा कितना, तो 1800 कैश मिला है ना, तो यहां पर आ गया 1800 और यहां पर आ गया डिस्काउंट कितना 200। बोलो बेटा, पेड इनटू बैंक, बैंक में 1500 जमा कर दिए, तो अगेन जमा करोगे तो कैश से हो जाएगा, एंट्री कब हो रही है 28 को, तो 28/5 को बाय बैंक, बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होनी है, तो कैश के कॉलम में आएगा बाय बैंक कितने का, कितना जमा किया 1500, और बैंक के कॉलम में आएगा 28/6 को टू कैश, हाँ 5 ही, 28/5 को कितना आ गया टू कैश कितना 1500। आगे बताइए, गेव चेक फॉर कैश परचेज, भले ही उसका नाम कैश परचेज हो, बट आपने चेक दिया है ना, तो बाय परचेजेस किया जाएगा बैंक के कॉलम में, ठीक है, बाय परचेजेस कितने अमाउंट का है 200 के अमाउंट का है, बैंक के कॉलम में आएगा 28/5 की कॉन्ट्रा है, और डेट कौन सी है 28/5 को ही 2805। आगे पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट, बाय रेंट कितना है 200, 200 रेंट। अब समझिए जरा मेरी बात को, जो डिस्काउंट के कॉलम है उनकी बैलेंसिंग नहीं होती, उनकी टोटलिंग होगी, क्या होगी टोटल, उनकी बैलेंसिंग नहीं होगी, उनकी क्या होगी टोटल। तो डिस्काउंट के कॉलम का टोटल कर दीजिए, ये आ गया 220 और ये आ गया 80, ये है डिस्काउंट अलाउड, और ये है डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीट। अब कैश के कॉलम का टोटल करिए, बताइए कितना आएगा 9350, तो यहां भी टोटल कितना आ जाएगा 9350, बाकी बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ जाएगा 670। बैंक के कॉलम में हम सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि बाई साइड आएगा, बैंक के कॉलम का टोटल करिए, देखिए कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वैसे मुझे डेबिट ज्यादा ही दिख रहा है, तो हाँ तो बैलेंस बाई साइड आएगा, डेबिट साइड का टोटल बताइए, रिसिप्ट साइड का टू साइड का टोटल बताइए 8930, तो यहां पर भी 8930 आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए 6660। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका कैश बुक का, सर इतनी ही बातें हैं कैश बुक में। एक बार आप अपना चेक करिए, बैलेंसेस निकालिए, देखिए आपके बैलेंसेस आ रहे हैं या नहीं। इज दिस ओके? ठीक है,
चलिए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। पेटी कैश बुक आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आज पहले अभी हम कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस, कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ। फिर अगली क्लास में होगा तो हम पेटी कैश बुक कर लेंगे। तो आइए जरा मैं मॉड्यूल डाउनलोड करूँ आपका। हाँ जी, ये कैश बुक को मैंने आपके साथ डिस्कस जरूर करी है, बट एक बार आप मॉड्यूल से रीड जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप मॉड्यूल से रीड करेंगे, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। ये आप होमवर्क में लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क में लिखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क में लिखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये आप यहां पे सॉल्व करिए अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम यहां पर सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। आपकी क्लास 1.5 आवर की है ना? पहली क्लास कितनी देर की रखी हुई थी? शेड्यूल देखिए कितने बजे का था। हुँ? नहीं, 4 to 5, फिर 5 to 6। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो फिर आप एक काम करिए, आप इसको भी होमवर्क में लिखिए। ये आप होमवर्क में लिखिए। पेटी केस बुक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर होमवर्क में लिखिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये होमवर्क करके आएंगे। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।